नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट सुपर सुखोई की तरफ से है। सुपर सुखोई जो कि हमारी एग्जिस्टिंग Su-30 MKI एयरक्राफ्ट्स का एक अपग्रेडेड वेरिएंट होने वाला है, आगे चल के हमारी एयरफोर्स की मेन बैकबोन फाइटर जेट रहने वाली है। आज भी Su-30 MKI एक बेहतरीन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, लेकिन मॉडर्न वॉरफेयर के लिए इसके एवियोनिक्स और रडार सिस्टम थोड़े आउटडेटेड होने लगे हैं। इंडियन एयरफोर्स की Su-30 MKI एयरक्राफ्ट में अभी भी एक पावरफुल N011M बार्स की PSR रडार का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 400 किलोमीटर तक की सर्च रेंज को और लगभग 140 किलोमीटर की ट्रैकिंग रेंज को प्रोवाइड करती है, और ये फाइटर साइज टारगेट को 140 किलोमीटर की दूरी से ट्रैक करने की कैपेबिलिटी देता है। लेकिन मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अगेंस्ट में PSR रडार अब इतने इफेक्टिव नहीं रहे, जिस वजह से सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम के दौरान इसकी एग्जिस्टिंग PSR रडार को एक नई इंडिजिनस AESA रडार से रिप्लेस करने का फैसला किया गया है। और जिस नई AESA रडार से Su-30 MKI के एग्जिस्टिंग रडार को रिप्लेस किया जाने वाला है, उसे विरूपाक्ष रडार कहा जाने वाला है। इस रडार को भी DRDO, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और HAL की तरफ से साथ मिलकर डेवलप किया जा रहा है। पहले ऐसा लग रहा था कि सुपर सुखोई में लगने वाली AESA रडार में 1200 से 1500 या 1400 के आसपास TR मॉड्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन अभी मिली कुछ अपडेट्स के मुताबिक सुपर सुखोई में जिस विरूपाक्ष रडार का इस्तेमाल किया जाएगा उसमें 1200 नहीं बल्कि 2400 से ज़्यादा TR मॉड्यूल मौजूद होने वाली है। साथ ही इसमें जो TR मॉड्यूल होंगे ये गैलियम नाइट्राइड बेस्ड TR मॉड्यूल होने वाले, जो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन AESA रडार टेक्नोलॉजी माना जाता है। ये हल्के होने के साथ साथ एफिशिएंट होते हैं और कम पावर को कंज्यूम करते हैं, और साथ ही साथ कम हीट को भी जनरेट करते हैं, और इनका जैमिंग रेजिस्टेंस बाकी किसी भी AESA रडार के मुकाबले काफ़ी लाजवाब होता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो नॉर्मल AESA रडार के मुकाबले गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AESA रडार की परफॉर्मेंस 30% से ज़्यादा बेहतर माना जाता है। इस रडार का सबसे यूनिक फीचर है इसका रोटेटिंग स्वास प्लेट रीपोजिशनर, जो एक वाइड फील्ड ऑफ रिगार्ड को प्रोवाइड करेगा। मतलब ये रडार को ज़्यादा एक्सटेंसिव एरिया पर स्कैन करने की मदद करने वाला है, जिससे टारगेट डिटेक्शन और ट्रैकिंग और परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर होने की उम्मीद आप कर सकते हैं। अब अगर Su-30 MKI के रडार में 2400 से ज़्यादा TR मॉड्यूल मौजूद होते हैं और इसमें गैलियम नाइट्राइड बेस्ड TR मॉड्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, तो टेक्निकली इस रडार की परफॉर्मेंस दुनिया की किसी भी 5th जनरेशन रडार की परफॉर्मेंस को मैच कर सकता है, फिर आउट परफॉर्म भी कर सकता है। अभी तक इसकी एक्चुअल रेंज के बारे में कोई आइडिया नहीं दिया गया, लेकिन अगर हम इसको रफाल की RB-E2 AESA रडार के साथ कंपेयर करेंगे तो रफाल की रडार में 800 से 900 के बीच TR मॉड्यूल मौजूद है, जो कि रफाल को लगभग 220 किलोमीटर तक की ट्रैकिंग रेंज को और सर्च रेंज को प्रोवाइड करता है। तो आप सोच सकते हैं उससे ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा TR मॉड्यूल होने के साथ साथ Su-30 MKI के रडार कितना ताकतवर होने वाला है। और एक एस्टिमेशन के मुताबिक इसकी सर्च रेंज 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा होने की उम्मीद किया जा रहा है। साथ ही इसकी ट्रैकिंग रेंज फाइटर साइज टारगेट के लिए 450 किलोमीटर से भी ज़्यादा होने की उम्मीद किया जा रहा है। और इस स्पेसिफिकेशन के साथ ये स्टेल्थ टारगेट को भी नियरली 90 से 100 किलोमीटर के आसपास डिटेक्ट करने की उम्मीद आप कर सकते हैं, क्योंकि Su-35 में जो हाइब्रिड PSR रडार का इस्तेमाल किया जाता है वो भी स्टेल्थ टारगेट को लगभग 90 किलोमीटर की दूरी से डिटेक्ट कर सकता है, और वो भी फाइटर साइज टारगेट को लगभग 390 किलोमीटर की दूरी से ट्रैक कर सकता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सुपर सुखोई में लगने वाली रडार उससे भी ज़्यादा पावरफुल होने वाली, तो ये स्टेल्थ टारगेट को आराम से 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी से ट्रैक करने की उम्मीद आप कर सकते हैं। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स के मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या MTA प्रोजेक्ट के बारे में है। ये प्रोजेक्ट इंडियन एयरफोर्स की पुरानी AN-32 और IL-76 जैसे एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए लॉन्च किया गया है, लेकिन इस बार इस प्रोजेक्ट में एक नया ट्विस्ट आ चुका है, जो इस रेस को और भी इंटरेस्टिंग बनाने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्या है। मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की टेंडर का एम है कि एक ऐसे एयरक्राफ्ट को एक्वायर किया जाएगा जो वर्सेटाइल होगा और मॉडर्न बैटलफील्ड रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएगा। इसके इनिशियल RFI पर काफ़ी ग्लोबल एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर ने इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन अभी इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की एक नई रिक्वायरमेंट की वजह से ये कंपटीशन काफ़ी नैरो डाउन होने वाली है। इसका मेन कारण जोरावर टैंक होने वाला है, जैसे कि जोरावर टैंक को खास करके लद्दाख और हाई अल्टीट्यूड रीजन में डिप्लॉय करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो मोस्टली इसे इमरजेंसी में एयरलिफ्ट करने का प्लान किया जाएगा, और इसी वजह से इसे एक लाइटवेट टैंक के तौर पर डेवलप किया गया ताकि ज़रूरत पड़ने पर जल्दी से जल्दी इसको
फ्रंट लाइन में डिप्लॉय किया जा सके। और इसी वजह से अभी मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की टेंडर में कुछ नए कंडीशन को भी ऐड किया जा रहा है कि इसमें जिस भी एयरक्राफ्ट को खरीदा जाएगा उसमें जोरावर टैंक की कैटेगरी की व्हीकल को ट्रांसपोर्ट करने की कैपेबिलिटी होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अभी हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट के तौर पर बस C-17 इकलौता ऑप्शन बचने वाला है, क्योंकि IL-76 की सर्विस अवेलेबिलिटी रेट इतना अच्छा नहीं होता और इसी वजह से इसको जल्दी से जल्दी रिटायर करने का फैसला किया जा रहा है। और अभी हमारे पास बस 11 C-17 है जो कि हमारी पूरी रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम नहीं होने वाले, जिस वजह से अभी अगर MTA टेंडर में खरीदे जाने वाले एयरक्राफ्ट इस रोल के लिए इस्तेमाल किया जा सके तो ये इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी दोनों के लिए सुइटेबल ऑप्शन होने वाले हैं। इस रिक्वायरमेंट की वजह से लॉकहीड मार्टिन का C-130J सुपर हरकुलस इस रेस से बाहर हो चुका है, क्योंकि उसका पेलोड कैपेसिटी इस डिमांड को मीट नहीं कर सकता है। अब रेस में 2 एयरक्राफ्ट बचे हुए हैं, जिसमें एम्ब्रेर का C-390 मिलेनियम और एयरबस की A400M एटलास एयरक्राफ्ट है। दोनों एयरक्राफ्ट इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन इसके बीच भी कुछ डिफरेंस है। C-390M मिलेनियम एयरक्राफ्ट की बात करें तो ये 26 टन तक की पेलोड को कैरी कर सकता है और इसका कार्गो रैम स्पेशली हैवी ट्रैक्टर फील्ड व्हीकल को या आर्मर्ड व्हीकल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया। दूसरी तरफ अगर A400M एटलस की बात करें तो ये एयरक्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, जिसमें 37 टन तक की पेलोड को कैरी किया जा सकता है, जिस वजह से पेलोड के मामले में A400 C-390 को आउट मैच कर सकता है। लेकिन प्राइस यहाँ पर एक बड़ी रोल को प्ले करने की उम्मीद भी किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स का प्लान है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर 40 से लेकर 80 यूनिट तक एयरक्राफ्ट को खरीदा जाएगा, जिसमें से एक सिग्निफिकेंट पोर्शन को इंडिया में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ मेक इन इंडिया स्कीम के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स फ्यूचर में इन एयरक्राफ्ट के अलग अलग वेरिएंट को भी डेवलप करने के बारे में सोच रही है, जो स्पेसिफिक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को मीट कर सकते हैं। तो अभी के हालात में इस रेस में बस 2 ही कंटेंडर बचने की उम्मीद आप कर सकते हैं, जिसमें से एक को आगे चल के इंडियन एयरफोर्स की तरफ से खरीदा जा सकता है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। इंडियन नेवी की तरफ से अभी अपनी फ्लीट में एरियल टैंकर को इंडक्ट करने का प्लान किया जा रहा है। अभी तक इंडियन एयरफोर्स के पास इस तरीके की 6 एरियल टैंकर मौजूद थे, जिनको मिड एयर रिफिलिंग एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है और इनको मिड एयर में एयरक्राफ्ट को रिफिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अभी नेवी भी इस कैटेगरी के एयरक्राफ्ट को अपनी सर्विस में शामिल करना चाहता है। ये एयरक्राफ्ट न सिर्फ हमारे नेवल फाइटर जेट की रेंज को बढ़ाएंगे, बल्कि नेवी के मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को ज़्यादा समय तक या लंबे समय तक ऑपरेट करने में भी मदद कर सकेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन ओशन रीजन की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के बारे में। इंडियन ओशन रीजन एक ऐसा रीजन है जहां दुनिया के की ग्लोबल ट्रेड रूट और डेंस मैरिटाइम ट्रैफिक मौजूद है। इस रीजन पर डोमिनेंस इंश्योर करना हमारे नेशनल सिक्योरिटी और ट्रेड के लिए काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारी नेवी की एयरक्राफ्ट और पेट्रोल यूनिट्स लंबे मिशन पर सस्टेन ऑपरेशन इस रीजन में कर पाएंगे। और यहाँ पर मिड एयर रिफिलिंग एयरक्राफ्ट एक क्रिटिकल रोल को प्ले कर सकते हैं। ये एयरक्राफ्ट इंश्योर करेंगे कि नेवी के फाइटर जेट्स और मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट बिना किसी इंटरप्शन के ज़्यादा दूर तक और ज़्यादा समय तक ऑपरेट कर पाएंगे, चाहे वो एंटी सबमरीन वॉरफेयर हो, रिकॉनेंस मिशन हो या फिर हाई स्पीड रिस्पॉन्स ऑपरेशन हो। अब अगर इंडियन नेवी के फ्यूचर प्लान की बात करें तो इंडियन नेवी के फाइटर जेट की फ्लीट अभी आने वाले 10 सालों में काफ़ी एक्सपैंड करने वाली है, जिसमें 26 रफाल और एडिशनल 87 ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर शामिल होने वाले हैं। इसके बाद 2030 के आसपास नेवी की ऑपरेशनल फाइटर जेट की स्ट्रेंथ 60 से ज़्यादा यूनिट तक पहुंचने वाली है, जिसके बाद 2040 तक ये नंबर 120 यूनिट से भी ज़्यादा होने की उम्मीद किया जा रहा है। इस फ्लीट के लिए सस्टेन्ड एयरबोर्न ऑपरेशन को इंश्योर करना एक नेसेसिटी बन जाती है और यहीं पर एरियल टैंकर या मिड एयर रिफिलिंग एयरक्राफ्ट की ज़रूरत हमको समझ में आती है, क्योंकि अभी तक हमारे पास बस 45 MiG-29 मौजूद थे, लेकिन 2 से 3 एयरक्राफ्ट कैरियर को डिप्लॉय करने के बाद एयरफोर्स की तरह नेवल फाइटर जेट को भी लंबे मिशन की जरूरत पड़ने वाली है या लंबे समय तक ऑपरेट करने की जरूरत पड़ने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेवी अगले 4 से 5 सालों में 3 एरियल टैंकर को प्रोक्योर करने वाली है और ये एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी के फाइटर जेट्स के अलावा इंडियन नेवी के मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को भी सपोर्ट करेंगे, जिससे इंडियन ओशन रीजन में लंबे समय तक हमारे मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट पेट्रोलिंग कर पाएंगे और इससे पूरे इंडियन ओशन रीजन में हमारी सर्वेलेंस कैपेबिलिटी कई गुना तक बेहतर होने वाली है। अगला अपडेट है कटिंग एज टेक्नोलॉजी के बारे में, जो हमारी इंडियन आर्मी के ऑपरेशन में एक रेवोल्यूशनरी चेंज लाने वाली है। इंडियन आर्मी एक्टिवली मल्टी फंक्शनल रोबोटिक सिस्टम्स को डेवलप करने की प्लानिंग कर रही है, जो अनएक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस और एक्सप्लोजिव डिवाइसेस को सेफली क्लियर कर सकेगा।
रिमोट कंट्रोल रोबोटिक सिस्टम हजार्डियस एनवायरनमेंट में एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। ये सिस्टम ह्यूमन ऑपरेटर को सेफ रखते हुए या सेफ डिस्टेंस पर रखते हुए एक्सप्लोसिव थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने की कैपेबिलिटी देते हैं। इससे सोल्जर के ऊपर रिस्क काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो जाता है और चैलेंजिंग टेरेन में मिशन ज़्यादा इफेक्टिव और सेफ बन जाता है। इस विजन को रियलिटी में बदलने के लिए इंडियन आर्मी की तरफ सभी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के साथ कोलैबोरेट किया जा रहा है, जिसमें इंडियन कंपनीज रोबोटिक, एआई और डिफेंस टेक्नोलॉजी के एक्सपर्टीज का फायदा उठाकर टेलर्ड सोल्यूशन को डेवलप करेंगी। ये रोबोटिक सिस्टम डिटेक्ट, आइडेंटिफाई, न्यूट्रलाइज करने के साथ साथ टफ और डाइवर्स एनवायरनमेंट्स जैसे कि डेंस फॉरेस्ट में या फिर अर्बन लैंडस्केप में काम करने के लिए ऑप्टिमाइज किए जाएंगे। ये कैपेबिलिटीज कंटेस्टेड बॉर्डर एरिया में या पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में माइन क्लियरिंग ऑपरेशन के लिए काफ़ी क्रिटिकल रोल को प्ले कर सकते हैं। आर्मी का ये स्टेप न सिर्फ हमारी पर्सनल की सेफ्टी को इंश्योर करेगा, बल्कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बूस्ट करते हुए इवॉल्विंग सिक्योरिटी चैलेंजेस के लिए रेडीनेस को भी एनहांस करेगा। एडवांस रोबोटिक सिस्टम का एडॉप्शन इंडियन आर्मी की मॉडर्नाइजेशन और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव दोनों के लिए बहुत ही बड़ी माइलस्टोन साबित होने की उम्मीद भी किया जा रहा है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।